हेलो फ्रेंड्स, एक शॉर्ट और एक क्विक वीडियो क्लब ओनरशिप पे। क्लब ओनरशिप से रिलेटेड काफ़ी फ्रॉड्स चल रहे हैं, काफ़ी डिस्कशंस चल रही हैं, काफ़ी लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि क्लब ओनरशिप से रिलेटेड क्या पॉइंट्स पढ़ने चाहिए, क्या पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। तो क्लब ओनरशिप पे क्विक समरी एंड इनसाइट्स। कुणाल, क्लब है जो बिल्डर ने क्लब बनाया उस हाई राइज के लिए, उसकी ओनरशिप या उसकी मैनेजमेंट किसके पास रहेगी? आरडब्ल्यू के पास या फिर बिल्डर के पास? आजकल क्या हो गया, जो इतना इशू हो गया है, काफी डिस्प्यूट हो रहे हैं कि बिल्डर जो है उसकी ओनरशिप रिटेन करता है और आरडब्ल्यू जो बनती है उस अपार्टमेंट्स के अंदर, उस सोसाइटी के अंदर, उसको ट्रांसफर नहीं करता। तो अब इसके अंदर दे अटेम्प्ट टू रिटेन ओनरशिप ऑफ द क्लब हाउस सारे फ्लैट बेचने के बाद भी। उसका कई रीजंस है कि जो अमेनिटीज फ्री कह के बेची गई थी या दिखाई गई थी अच्छा बायर्स को, इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्ट चार्जिंग फॉर दैट ऑल्सो। कई बार उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, उसकी स्टार्टिंग ऐसे होती है कि वो चार्जेस इतने मिनिमल होंगे पहले कि जो बायर्स होंगे वो कहेंगे यार कौन दिमाग लगाएगा, इतने से तो फर्क पड़ नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ 200 रुपए महीना अगर लग भी रहा है तो चल लग रहा है ना, कुछ नहीं होता, क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए लोग दे डोंट इंटरवीन इन द स्टार्ट और देन इट बिकम्स अ नॉर्मलाइजेशन, इट बिकम्स नॉर्मलाइज्ड एंड देन उसके बाद फिर धीरे 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 चार्जेस बढ़ते रहते हैं और एक टाइम आता है जब ये चुभने शुरू हो जाते हैं, तब लोग जागते हैं और फिर डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। सेकेंड थिंग, मेंटेनेंस। नाउ द थिंग इज कि बिल्डर जो है अगर वो उसकी मेंटेनेंस उसी के हाथ में है, कई बार ये चांसेस, इट इज अ पॉसिबिलिटी, कई बार ये भी होता है कि बिल्डर अगर काफी अच्छा है और प्रोएक्टिव है तो वो उसकी जो मेंटेनेंस है और उसकी जो कंडीशन है वो काफी अच्छे से मेंटेन रखेगा, क्योंकि भाई उसके प्रोजेक्ट के प्रेस्टीज का भी सवाल है। बट कई बार ये होता है कि पैसे बचाने के चक्कर में या फिर जो मेंटेनेंस चार्जेस लिए जा रहे हैं बायर से, जो भी वहां के फ्लैट ओनर्स हैं उनसे मेंटेनेंस चार्जेस जा रहे हैं, दैट इंक्लूड्स क्लब मेंटेनेंस ऑल्सो या फिर प्रोजेक्ट मेंटेनेंस ऑल्सो, तो उस लेवल की मेंटेनेंस नहीं होती। तो उसके अंदर ये होता है कि जो बायर्स हैं या फिर जो वहां के रेजिडेंट्स हैं, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। देन अगेन डिस्प्यूट स्टार्ट कि व्हाई इज द मेंटेनेंस कंट्रोल इज नॉट विद द रेजिडेंट्स, क्योंकि उनको पता ना उनके लिए बेटर क्या है, क्या बेटर नहीं है। पर जनरली जेनरिक सिनेरियोज में क्या होता है, वो इट्स नॉट, नथिंग इज जेनरिक, नथिंग इज जेनरिक। सब देखो, आइडियली मेंटेनेंस, उसका कंट्रोल, एवरीथिंग, एक बार जब आपके सारे अपार्टमेंट्स बिक गए ना, तो जो वहां पे जो रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनके कंट्रोल में एक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी जो होती है वहां की, वो प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड होती है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एज पर गवर्नमेंट। तो उसके हिसाब से जब एक बार आपकी ये वाली आरडब्ल्यूए जो है वो अगर बन गई है, आइडियली द कंट्रोल एंड द मेंटेनेंस एंड एवरीथिंग शुड बी ट्रांसफर्ड टू द आरडब्ल्यू। तो ये क्या लीगली ट्रांसफर होता है या कैसे? हाँ, लीगली ट्रांसफर होता है और लीगली आरडब्ल्यूए रजिस्टर होती है। ठीक है, प्रॉपर सब कुछ वही है। एक बहुत बड़ा इशू जो जिस वजह से एक्चुअली मैक्सिमम डिस्प्यूट्स स्टार्ट होते हैं वो है कि बिल्डर पैसे कमाने के चक्कर में, क्योंकि आजकल क्लब की मेंबरशिप्स काफी महंगी बिकती हैं, आउटसाइडर्स को बेचती जाती हैं। सपोज के लेट्स टेक एन एग्जांपल के डीएलएफ फेज 1, 2 या 4 या 3, जहां पे भी कहीं पे भी जो ये गेटेड सोसाइटीज होती हैं, इसमें जहां पे लोग रह रहे हैं बिल्डर फ्लोर्स पे, अब इनके लिए कोई डेजिग्नेटेड क्लब तो है नहीं। डीएलएफ के भी जो क्लब्स हैं फेज 3 में या फेज 4 में या फेज 5 में, वहां की आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, बिल्कुल, बीइंग अ डीएलएफ रेजिडेंट। तो अब वहां लेने के बजाय अब कई जगहों पे ये हुआ है कि जो ये हाई राइजेस के जो क्लब्स होते हैं, दोज आर मेड रियली गुड। उसमें क्या होता है, बिल्डर जो है वो जो नॉन रेजिडेंट्स भी है ना, उनको भी वो मेंबरशिप बेच देता है पैसे कमाने के लिए। तो ये है, ये भी हो रहा है। तो इसका मतलब आउटसाइडर्स अलाउड होने शुरू हो गए ना, वो अलाउ होने शुरू हो गए। अब जब आउटसाइडर्स आएंगे तो द सेम अमाउंट ऑफ अमेनिटीज एंड द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस which should have been allocated to the residents, वो अब बाहर के लोग भी आ रहे हैं, लोग भी यूज कर रहे हैं। तो अब इससे इनकन्वीनियंस किसको होगी? इनकन्वीनियंस होगी रेजिडेंट्स को, कि भाई उन्होंने तो जब पैसे दिए थे तो एक पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए दिए थे ना, एक पर्टिकुलर क्वालिटी और एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए दिए थे। अब अगर वही निगेट हो गई तो फिर पर्पस उसका सॉल्व नहीं होता ना। बिल्कुल। तो एक इशू ये हो गया। देन उसके बाद कई बार जो बिल्डर है अगर उसी के अंडर कंट्रोल है तो मेंटेनेंस चार्जेस काफी हाई मांग सकता है, वो अपनी मर्जी से मांग लेगा। फिर उसके बेसिस पे भी डिस्प्यूट होते हैं। भाई अगर आरडब्ल्यूए बन रही है तो उसमें सोचा ये जाता है कि सब सारी चीजें, क्योंकि रेजिडेंट्स ही देख रहे हैं तो काफी चीजें ट्रांसपेरेंट होंगी, वो एक अलग टॉपिक है। कितनी ट्रांसपेरेंट होती है, कितनी पॉलिटिक्स आरडब्ल्यूए बनने के बाद भी होती है, वो एक अलग टॉपिक है। बट जनरली ये भी एक परसेप्शन है कि अगर बिल्डर ने हाई मेंटेनेंस चार्जेस मांग लिए हैं इसके, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और फिर वही है कि उसके एवज में जितने वो पैसे ले रहा है, क्या वो उतनी मेंटेनेंस या फिर उतना क्वालिटी कंट्रोल है वहां पे या नहीं है, इसमें एक डिस्प्यूट है। देन कई जगहों पे टेनेंट्स, अब काफी हाई राइजेस ऐसे होते हैं जहां पे किराए पे लोग रह रहे हैं, भाई ओनर्स जो है उन्होंने रेंट पे चढ़ा दिया और टेनेंट्स रह रहे हैं। अब कई जगहों पे ऐसा होता है कि अब एक्चुअली ये बिल्डर का भी प्रेरोगेटिव हो सकता है और जो बायर है उसका भी, जो एज इन जो ओनर है, रेजिडेंट है उसका। उसमें क्या होता है कि कई जगहों पे टेनेंट्स आर नॉट अलाउड टू अवेल द बेनिफिट्स एंड द सर्विसेज ऑफ द क्लब। वो कहते हैं जी सिर्फ ओनर की मेंबरशिप है, ओनर ही करेगा, टेनेंट्स को अलाउड नहीं है। तो टेनेंट्स को बेचने के लिए अलग से पैसे चार्ज कर लिए जाते हैं बिल्डर के थ्रू। तो ये भी तो एक उसी के अंडर आ गया ना, एक सब कैटेगरी होगी कि जो आउटसाइडर्स को बेची जा रही है मेंबरशिप,
वो टेनेंट्स को भी बेच दी उन्होंने। तो उसमें क्या है, सेम अमाउंट ऑफ सर्विसेज बीइंग डिवाइडेड इनटू और बीइंग अवेल्ड बाय मोर पीपल, जितने के लिए वो डिजाइन भी नहीं था शायद। तो वहां पे इश्यूज आ जाते हैं। देन कई जगहों पे लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज होते हैं इसमें क्लब से रिलेटेड, जहां पे डिसेप्टिव क्लॉजेज होते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन होनी नहीं चाहिए ना। तो अब क्योंकि कंट्रोल लीगली अगर बिल्डर के पास है तो वो तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ भी रख सकता है ना। आप ये समझ लो कि उसने फॉर एन एग्जांपल कि उसने जी एक 10 पॉइंट की एक शीट बना दी कि ये मेरे रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। काफी लड़ाई झगड़े हुए, मैं कह रहा हूँ काफी डिस्प्यूट हुए, काफी मीटिंग्स हुई, उसके बाद कम आके जी 6 पॉइंट्स पे अग्री कर गए सारे, क्योंकि बायर भी ये सोचेगा ना कि मेरे को और भी काम है लाइफ में इस झगड़े के अलावा। 6 पे मान गए, तो अब आइडियली देखा जाए तो वो 6 भी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन बिल्डर अब वो 6 इंप्लीमेंट करवा गया। तो ये इन द लॉन्ग रन ये चीजों को फर्क पड़ता है। देन अगर बिल्डर के पास ये अभी पीछे अगर लोग फॉलो करते हैं तो अभी पीछे काफी बिल्डर के एक प्रोजेक्ट में ये वाला इशू आया भी है, जिसके लिए लोग सड़कों पे आ गए थे। काफी पॉश और हाई एंड हाई राइज है। अच्छा, हाँ, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे वहां पे ये हुआ है कि जो मेंटेनेंस और क्लब मेंटेनेंस एंड द मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट वाज अंडर बिल्डर। ये मंथली मेंटेनेंस देते जा रहे हैं, ठीक है, जितने भी वहां के ओनर्स हैं या रेजिडेंट्स हैं। इसने क्या किया है, एक तो मेंटेनेंस वहां पे उस लेवल की हो नहीं रही थी, दूसरा इसने मेंटेनेंस चार्जेस बढ़ा दिए अपनी मर्जी से, क्योंकि लीगली वही ओनर था, क्योंकि हाँ लीगली सब कुछ उसके हाथ में है ना। हाँ, तो उसने उसके चार्जेस बढ़ा दिए। अब जो वहां के रेजिडेंट्स थे उन्होंने दे हैड पुट अक्रॉस अ पॉइंट कि भाई जो हम पैसे दे रहे हैं महीने के और अब आपने बढ़ा भी दिए, उनका हिसाब तो दो, कहाँ खर्च, दैट वेज ही कैन सेव मनी। तो काफी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स होते हैं। इस केस में प्लीज एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ओनली, या फिर जब आप बीबीए के लिए जा रहे हो, या फिर जब आप इसके बारे में आप आगे खरीदने की सोच रहे हैं या आगे की पेमेंट करने की सोच रहे हैं, और जब आप बुक भी करा रहे हैं, ये सारी चीजें आप तभी क्लियर कर सकते हैं। वही वो अब रियल एस्टेट लॉयर को बिठाओ और नहीं, लॉयर नहीं, आपके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होगा, टर्म्स एंड कंडीशन भी होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होगा। और ये सारी चीजें मैं फिर एक बार बता दूं कि रिटर्न की ही वैल्यू है थोड़ी, वर्बल की कोई वैल्यू नहीं है। वो आपको चांद, अपना घर बेचने के लिए बिल्डर आपको चांद भी दे देगा साथ में फ्री, कि जी आप 200 गज का आप एक प्लॉट लीजिए, आपको चांद भी देंगे हम साथ में। तो वो चीजें आपको यू हैव टू मेक श्योर कि यू डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप, क्योंकि अब अगेन द इशू कम्स क्योंकि मैक्सिमम इन्वेस्टर्स चल रहे हैं यहाँ पे, तो ना कोई इतने दिल से ना देख नहीं रहा है देख नहीं रहा है। भाई एंड यूजर जिसको रहना है ना उस घर में, वो सोचेगा इन चीजों के बारे में। बाकी 80% ऑफ द पीपल आर इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं, वो ये सोचते हैं यार खरीद के बेचो और क्या है, तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा ना क्लब बनेगा नहीं बनेगा। भाई पेपर पे दिखा रहा है ना क्लब है, तो मैं आगे को भी यही कह के बेचूंगा कि भाई यहाँ पे क्लब बना के देगा। तो यहाँ है तो थोड़ी सूझबूझ दिखाइए और थोड़ा सोच के साइन कीजिए जहां पे भी आप कर रहे हैं। आपके हार्ड अर्न मनी है, फ्री फंड के किसी के पास नहीं पैसे आए हुए, सारे मेहनत से ही कमा रहे हैं, और थोड़ा ध्यान से खर्चिए। और अब आपके पैसे लग ही रहे हैं तो इतना तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जिन पे आप साइन कर रहे हैं, जिन पे आप पैसे लगाएंगे, आपका मेजर एक खर्चा होगा लाइफ का उस पे, तो उसको आप इतना तो टाइम दे ही सकते हैं कि आप उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लें और जो भी आपको डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर लें, चाहे आप इन्वेस्टर ही क्यों ना हो। कुछ भी हो, देखो पैसे तो पैसे हैं ना, क्लियर होनी चाहिए, पैसे हैं, पैसे हैं। और वो अगेन वही बात, 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टीज के लिए पैसे हैं आपके पास। एक लीगल लॉयर को, रियल एस्टेट लॉयर को देने के लिए आपके 5,000-10,000 नहीं होंगे। तो ये मत बचाओ यार, ये इतने से पैसे लगा के ही इट विल कम इन हैंडी, इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म। आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ देनी बहुत जरूरी है ना, अगर आप इतने पैसे खर्च रहे हो तो। अगर आप मतलब आपने 50 लाख रुपए दे रखा है और उसके बाद भी आपको नींद नहीं आ रही इस टेंशन से, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा। बाकी अगर और कोई टॉपिक होगा तो फिर आगे बात करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।